Good morning class. Today I will teach you friction. What is friction? अभी तक जितना भी पढ़ाए थे आपको, हम जितना भी बताया फोर्स के बारे में, वो रियल लाइफ से काफी दूर था। रियल लाइफ में स्मूथ सरफेस होते हैं। अब स्मूथ सरफेस तो रियल लाइफ में होते नहीं है। हमको जो पढ़ाया इससे पहले न्यूटन लॉ में वो स्मूथ सरफेस ले रहे थे। अभी जो पढ़ाने वाले वो फ्रिक्शन, ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम बताए थे कि फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑफ वाई एक्सिस, बट इस चैप्टर में हम बताएंगे कि फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस विल डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ वाई एक्सिस। ये इसका रिलेशन है, दोनों में जोड़ता है ये फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? सबसे पहले कोई पूछेगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन, तो इसमें लिखेंगे इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by which it has tendency to oppose the relative motion between two surfaces, between two objects, or applied force. This force is called frictional force. This force is called surface, inherent property of the surface of the body, called frictional force. इसका ओरिजिनेशन क्या है? कुछ लोग का अलग अलग है। माइक्रोवेव में अगर हम सोचें, ओरिजिनेशन में माइक्रोवेव में सोचें, अभी माइक्रो अप्रोच रखें, तो दो मेन फैक्टर है, कोहेसिव फोर्स और दूसरा है अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसको कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर दो फोर्स है। दो पहला तो ये आपको याद रखना कि अपोज टू द रिलेटिव मोशन, और दूसरा अप्लाइड फोर्स, दोनों को अपोज करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स को अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा, और अगर दोनों मोशन में है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो इसका माइक्रो अप्रोच रखते हैं तो कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स है। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर attractive force between same nature of molecule. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम नेचर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। दैट इज वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, that is called cohesive force. Second है adhesive force. adhesive force क्या होगा? ये फर्स्ट था। सेकंड adhesive force, intermolecular attractive force between different nature of molecule. डिफरेंट नेचर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज अधेसिव फोर्स। जैसे ग्लास मॉलिक्यूल है, मानते हैं ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट इज अधेसिव फोर्स। जैसे ग्लास को, अगर ग्लास ड्राई ग्लास लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं और उसके बाद पानी फेंक देते हैं, तो देखते हैं कि ग्लास का मॉलिक्यूल उसके सरफेस से स्टिक कर गया ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स, वो
जब तक उसको हम गर्म नहीं करेंगे, तब जब तक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो वेपराइज नहीं होगा, नहीं तो चिपका ही रहेगा पानी। टेम्परेचर बढ़ने से वो फिर वो टूटता है। तो दीज आर द ओरिजिनेशन, अगर हम माइक्रो अप्रोच रखते हैं तो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अप्रोचेस का स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ मैक्रोस्कोप अगर हम सोचें, मैक्रो और स्कोपिक अगर हम सोचें, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच रखें तो रफनेस ऑफ द सरफेस, रफनेस increases the friction, मतलब अगर हम इसका ग्राफ खींचें, ये रफनेस है और ये फ्रिक्शन है, तो जैसे जैसे रफनेस बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। दूसरा है स्मूथनेस, first decreases, then a little bit increases, first बढ़ेगा, घटेगा, स्मूथनेस है और फ्रिक्शन है। तो फर्स्ट घटेगा, उसके बाद लिटिल बिट बढ़ेगा। ज्यादा स्मूथ तरह से कैरम बोर्ड का सरफेस है, उसको अगर हम पेंट कर देते हैं तो उसका फ्रिक्शन घटता है, स्मूथ हो जाता है। और एक्स्ट्रा पेंट डालते हैं स्मूथ बढ़ाने के लिए, तो देखते हैं कि उसमें अब स्ट्राइकर या जो मार्बल है वो फंसने लगा। तो इसका मतलब लिटिल बिट बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता है थोड़ा बहुत। तीसरा है हार्डनेस, डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। अगर ये फ्रिक्शन है और इधर हार्डनेस है, तो हार्डनेस फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा, इसलिए रोड जितना रोड है वो ज्यादा हार्ड बना जाता है। सॉफ्टनेस इंक्रीजेज, सॉफ्टनेस क्या होगा, सॉफ्टनेस इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, ये है फ्रिक्शन, इधर है सॉफ्टनेस, तो बढ़ेगा। रबर को क्यों, रबर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पीछे रबर का एक स्ट्रिप चिपका दिया जाता है, या पेन से जब लिखते हैं तो ग्रीपर रबर का बनाया जाता है। वाई? क्योंकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है। रबर जो है सॉफ्ट होता है, इसलिए वो फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। तो ये सब है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसमें फ्रिक्शन बढ़ता है या घटता है। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में देखेंगे तो वो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स इज द ओरिजिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद लॉ ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन? Frictional law of friction. Frictional force always acts opposite to the relative motion of the body, or acts opposite to the applied force. दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट, tangentially at the point of contact, के टेंजेंशियली लगता है। तीसरा, फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on area of cross section if our approach is
microscopic, macroscopic, scopic, but in microscopic, macro है, micro है, macroscopic approach, frictional force depends on area of cross section a little bit due to cohesive and adhesive force. Cohesive and adhesive force के कारण frictional force a little bit depend on the area of cross section. ऐसे तो पूरा मैक्रोस्कोपिक ही व्यू रखेंगे, तो इस जगह हम कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन liquid friction, like viscosity is the liquid friction. It depends on area of cross section, but it does not depend on the area of cross section. चौथा, frictional force is directly proportional to normal reaction. Frictional force is directly proportional to normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन का ये 4 लॉ है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो चारों का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जल्दी लीजिए. अगर कोई बॉडी नॉर्मल रिएक्शन एल लग रहा है, mg है, ये m है मास, तो इसका फोर्स ग्रेविटेशन ऑलवेज अपोजिट लगेगा. और फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. F इज इक्वल टू म्यू n, और n उसके अपोजिट है, तो F इज इक्वल टू म्यू mg, सिंस n इज इक्वल टू mg. इस तरह से F निकाल सकते हैं. वेयर म्यू इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कांस्टेंट है, उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. पहला, नेचर ऑफ द सरफेस. सरफेस का क्या नेचर है? नेचर ऑफ द सरफेस. दूसरा, इन द रोलिंग फ्रिक्शन. 4 तरह का फ्रिक्शन आगे पढ़ाएंगे. रोलिंग फ्रिक्शन में इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. That means if a body rolls on the surface, a sphere, solid sphere, hollow sphere, cylinder, disc, ring, they have different coefficient of friction because of they have different rolling friction. The rolling friction also, they have different moment of inertia. So moment of inertia also, coefficient of friction also depends on the moment of inertia. इसको याद रखना. अगले रोटेशन चैप्टर में इसको बताएंगे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. There are 2 type of friction. 4 type of friction. टोटल के सभी को बता देता है. There are 4 type of friction. पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन. दूसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तीसरा, काइनेटिक फ्रिक्शन. चौथा, रोलिंग फ्रिक्शन. तो व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन?
एक एक करके सब समझाते हैं। रोलिंग सिर्फ रोटेशन चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन बताते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स applied on the body just opposite to the applied force. Applied force is called static friction force. It is self-adjustable force. That is, as the force increases, friction force increases. If applied force is zero, static frictional force is zero. As the force increases, frictional force increases. This is the self-adjustable force. इसीलिए कहा जाता है इसको। अगर वो फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। और अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है अप टू द लिमिटिंग पॉइंट। इससे कंडीशन है जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब लिमिटिंग मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इसको हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह का ग्राफ होगा। अगर ये अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। थीटा इज 45, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इस तरह ग्राफ आएगा। और थीटा 45 डिग्री यानी दोनों इक्वल ही होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया किसी सरफेस पर, म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन होता है। एन ऊपर चला गया, एम जी नीचे चला गया। इस पर अगर 8 न्यूटन का फोर्स लगा गया, बॉडी का वेट है 5 kg, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। एफ म्यू एस कितना आएगा, म्यू एस है 2/10, एन बराबर कितना है 5g, तो 5g बराबर 10, दैट इज 10 न्यूटन। तो हियर फ्रिक्शन फोर्स is greater than applied force 8 न्यूटन, therefore friction is 8 न्यूटन। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसलिए उसको 8 न्यूटन को हम फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। जबकि उसका फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग 10 आ रहा है, तो उससे कम आने पर इसका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर लिमिटिंग और स्टैटिक और काइनेटिक में कोई अंतर नहीं रहेगा तो ग्राफ इस तरह से बढ़ते रहेगा। और अगर काइनेटिक में थोड़ा कम आ गया, काइनेटिक थोड़ा कम हो जाता, म्यूके कम हो जाता है, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। इधर फ्रिक्शन होगा, इधर अप्लाइड फोर्स होगा, लेकिन ये 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। और भी इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। अगर इस पर दैट फोर्स हम इसी क्वेश्चन में अगर हम बोले कि इस पर 12 न्यूटन 5 kg का म्यू बराबर 0.2 है, नॉर्मल एक्शन इधर है, ये 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो एफ बराबर 12 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन, यानी अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उतना ही होगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम फोर्स का 12 न्यूटन लगा देते हैं तो जो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसका इस पर और भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर
10 न्यूटन का फोर्स मेकिंग 45 डिग्री बना रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। म्यू बराबर 0.2 न्यूटन है, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए। आसान होगा थोड़ा सा। तो क्या होगा, ये 5 kg का है तो इसका वेट लगेगा 5g। नॉर्मल एक्शन ऊपर लगेगा, इधर लगेगा 12 cos 37, 12 से ज्यादा ही ले लो, 15 ले लेते हैं। 15 cos 37, इधर हो जाएगा 15 sin 37। अब क्वेश्चन है कि हम इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था, F इजिकल टू म्यू एन। अगर हम चलते हैं, इससे पहले जब हॉरिजॉन्टल लगा रहे थे तो 10 न्यूटन का बराबर आ रहा था, और जबकि हम इससे 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या फ्रिक्शन 10 न्यूटन होगा। इसको देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, कुछ लोगों को समझ में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन जी। फ्रिक्शन फोर्स नेवर इक्वल टू म्यू एन जी, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। तो एन पहले निकालना होगा, इसलिए आपको ये जब समझना, मिस्टेक नहीं करना है। एन प्लस 15 sin 37 इज इक्वल टू 5g। एन इज इक्वल प्लस 15 sin 37 कितना हो जाएगा, 3/5, 5 3 15 बराबर 50। एन इज इक्वल टू 50 माइनस 9 बराबर 41 न्यूटन। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, इसका भी बना करते हैं अप्लाइड फोर्स। कौन सा, 4/5, 5 3 15, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। एफ बराबर कितना हो जाएगा, म्यू एन होता है, म्यू बराबर 2/10, एन बराबर 41, 4 दूनी 2 और 4 दूनी 8, 82/10 बराबर 8.2 न्यूटन। F is less than, F is applied force is greater than friction force, therefore F is equal to 8.2 न्यूटन। जितना हमको फ्रिक्शन आया उतना ही हम उसको फ्रिक्शन फोर्स मानेंगे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, 8.2 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स हुआ। इस तरह क्वेश्चन, इसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, तब इसका इक्वेशन अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो लिखेंगे 12 माइनस 8.2 बराबर 5 इंटू ए। तो 12 माइनस 8.2, तो इसको 10 में से 2 बचे 8 और ये बचे 11। 3.8 इज इक्वल टू 5 इंटू ए इज इक्वल टू 3.8/5, 7 5 जा 35, 0.7 और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहले आपको फ्रिक्शन ही चेक करना होगा कि कितना फ्रिक्शन हो रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बता देते हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस में आएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसमें, तब काइनेटिक में जाएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। maximum static force is called limiting friction, which acts just opposite to the relative motion of the body, relative motion of two bodies when one just start to slide over another. F is equal to mu, F is directly proportional to n, F is equal to mu L n, where mu L is the limiting friction. इस तरह का डेफिनेशन आएगा, mu L is the limiting friction, जानना था। अब इस पर एक एप्लीकेशन बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। A roller is moving with velocity 6 meter per second, having coefficient of friction 0.2.
A block is kept over it. A block is kept over it gently. A block is kept over it gently. Find the time after which their relative velocity becomes zero. And also find the distance covered by the body. Find the distance covered by the body. कितना डिस्टेंस कवर करता है? ब्लॉक इज केप्ट ओवर इट इट मीन्स दिस रोलर कन्वेयर बेल्ट, दिस इज कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट है ये। इस पर जेंटली एक ब्लॉक को रखा गया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे। तो पूछ रहा कि कितना टाइम के बाद उसका रिलेटिव ब्लॉक और कन्वेयर बेल्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फाइंड द डिस्टेंस कवर, उतना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हम बहुत सारे लड़कों से ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं, और सबसे पूछे कि ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या लगेगा। तो लड़कों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फ्रिक्शन फोर्स may support the motion of the body. For example, if we are moving on the rough surface, friction force will act on the body in forward direction. जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में लग रहा है। Here in this question, the friction force will act on the block also in forward direction. कैसे पता लगाएंगे? अब इस ब्लॉक को जेंटली रख रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कन्वेयर बेल्ट का है 6 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है। इसके बेल्ट में इसके वेलोसिटी में कुछ अंतर नहीं आ रहा क्योंकि इंजन द्वारा ही चल रहा है। ओके, तब बेल्ट के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी बेल्ट का इस डायरेक्शन में और ब्लॉक का इस डायरेक्शन में, या हम उसको तो ज्यादा कंफ्यूजन हम क्रिएट नहीं करते। रिलेटिव वेलोसिटी किसका ज्यादा है? ब्लॉक का 0, इसका 6 है। तो ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका ब्लॉक के ऊपर आगे क्यों लगेगा? ये ठीक, इसमें ब्लॉक फ्रिक्शन फॉर सपोर्ट द ब्लॉक, यहाँ पर फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है मोशन के लिए। इसलिए ये कहना कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन लगता है या अपोजिट टू द बॉडी मोशन ऑफ द बॉडी लगता है, दिस इज द मिसकंसेप्शन। ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकता है, जैसे हम चल रहे हैं सरफेस पर, रफ सरफेस पर, तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन आगे क्यों लग रहा है? कोई साइकिल चल रहा है तो पीछे वाले चक्के पर, आगे वाले चक्के पर पीछे क्यों लग रहा है, पीछे वाले चक्के पर आगे क्यों लग रहा है? इसलिए आगे पीछे भी, ये हम नहीं कह रहे कि हमेशा आगे लगता है। मिसकंसेप्शन में कि हमेशा पीछे लगता है, वो गलत है। आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। अब इसमें आगे क्यों लगा? तो F बराबर क्या होता है? म्यू एन। मानते इसका मास है, मैं दिया नहीं था, एन ऊपर लगा, एम जी नीचे लगा, तो F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू एम जी होगा, एन के बराबर एम जी दिया होता है, एम से एम कर दिया, ए बराबर म्यू जी। म्यू दिया हुआ 0.2, जी बराबर दिया हुआ 10, बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में फ्रिक्शन के कारण डेवलप हुआ। तो कितना देर के बाद इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब ब्लॉक का भी वेलोसिटी 6 हो जाए। ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी 6 है, इसका कम होना नहीं है क्योंकि इंजन से चल रहा, तो इसी का वेलोसिटी 6 के करीब आ जाए। तो चलते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। u कितना है? u 0 था, a बराबर 2, और t बराबर नहीं पता है, और फाइनल वेलोसिटी 6 है, t बराबर 3 सेकंड। 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब बोला इतना मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का नहीं पता, u 0 है प्लस हाफ, a बराबर हम जानते हैं कि 2 है, t बराबर जानते हैं कि 9 है, मतलब 9 मीटर का डिस्टेंस ब्लॉक कवर किया, तब उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन का 2 उद्देश्य था कि पहला कि रिलेटिव वेलोसिटी जो ग्रेटर वेलोसिटी, दो बॉडी मूव कर रहा है तो जो ग्रेटर वेलोसिटी है उसके अपोजिट लगेगा, और उसका रिएक्शन फोर्स दूसरे पर उसके अपोजिट लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है। ये 2 चीज क्लियर इस क्वेश्चन द्वारा कंसेप्ट से पता चलता है। तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 है। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आपको हम
5-6 एप्लीकेशन बताएंगे फ्रिक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डालेंगे। ओके बाय। अब इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।